सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चन आपके पवन सीरीज के हैं। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अतिलघु उत्तरी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, तनाव की एक परिभाषा लिखिए। तो तनाव क्या है? एक तरह का मन के भीतर उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का विकार है। सामान्य रूप से जब मन किसी परिस्थिति विशेष के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो तनाव का जन्म होता है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है जब एग्जाम की डेट बिल्कुल नजदीक होती है, हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो हमारा मन जो है वो अपने आप तनाव में चला जाता है। अपने आप हम जिस स्थिति में होते हैं उसमें खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो चीज चल रही होती है कि अभी हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी अच्छी नहीं है। एक तरह से हम जिसको क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी। ठीक है। तो तनावपूर्ण स्थिति में मनुष्य बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार से अशांत रहता है। वो उसके हाव भाव से भी दिखता है कि वो व्यक्ति परेशान है जो तनाव में रहता है। बाह्य अशांत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, अतः इसे शांत करना अपेक्षाकृत सरल होता है। किंतु जब व्यक्ति आंतरिक रूप से अशांति का अनुभव करता है तो इसका समाधान उसे स्वयं ही करना होता है, जो एक कठिन कार्य है। ऐसी अशांति की स्थिति में तनाव का जन्म होना स्वाभाविक है। यानी कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से भी ये चीज नहीं कह सकते हो कि एग्जाम नजदीक है और मैंने तैयारी अच्छी नहीं की है, तो इस वजह से और ज्यादा टेंशन में आप रहते हो। ठीक है। तो इसलिए हर चीज का एक समय होता है। समय से अगर आप कोई काम कर रहे हो, समय से पढ़ाई कर रहे हो, समय से तैयारी कर रहे हो, तो आपको समय से उसका फल भी मिलेगा। आप परेशान नहीं होगे एग्जाम के टाइम में। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप जरूर परेशान रहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है? तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण आचरण व व्यवहार का आधार धर्म व्यक्ति को जीवन चलाने में सुरक्षा एवं निर्देशित करता है। अर्थ जीविका अर्जन एवं भौतिक आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि जिसे हम आज के समय में पैसा कहते हैं। काम संतान उत्पत्ति में सहायक एवं मोक्ष सांसारिक बंधनों से मुक्ति हेतु धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। ये चारों व्यक्ति के आदर्श जीवन के आधार हैं। ठीक है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही है पुरुषार्थ चतुष्टय। 2023 के एग्जाम में आप देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ जितने प्रश्न आप देखोगे सब 2023 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता, समानता, सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। यानी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जो चाहे वो कर सकता है। समानता का अधिकार है और सम्मान सभी को मिलना चाहिए, यही है मानवाधिकार। मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन में शांति की आवश्यकता का औचित्य स्थापन कीजिए। तो जीवन में शांति की बहुत आवश्यकता होती है। व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वे शांति के प्रति सजग हों, उसकी आवश्यकता समझे, उसके अनुकूल आचरण करें और शांति की स्थापना में सहयोग दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो पहला है व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई। नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, दूसरा औचित्य का विचार, तीसरा दूसरों का ध्यान रखना, चौथा बड़ों के प्रति आदर और पांचवा दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति। ये सब नैतिक शिक्षा के उद्देश्य है। इसीलिए पहले बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था और आज के समय में ये जो बुक है या ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा गायब ही कर दिया गया है, जो कि बहुत बहुत जरूरी था बच्चों को पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? शांति शिक्षा के मूल्य हैं सामुदायिक शांति में विश्वास, मानव प्रतिष्ठा का सम्मान, आंतरिक शांति खोजना, अहिंसात्मक एवं तार्किक सोच, करुणाशीलता एवं किसी को हानि न पहुंचाना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव अधिकार का अर्थ बताइए। किसी भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार और नैसर्गिक आधार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए, साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 में, 2022 में, 2023 में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे को या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर
प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है, और ये आज के समय में सबसे अधिक हो रहा है। मोबाइल से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरित्र का आशय स्पष्ट करिए। चरित्र व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों एवं संकल्पों के कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। व्यक्ति के चरित्र में अच्छी आदतें, आदर्श, गुण, अवृत्तियों, योग्यताएं आदि शामिल रहती हैं जो उनके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का आदत, उसके आदर्श, उसके गुण, उसकी उसकी आदतें, उसकी योग्यताएं, ये सब उसका चरित्र चरित्र बताती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जन संचार माध्यम का अर्थ बताइए। जन संचार का मतलब होता है कि हम जो सूचना देना चाह रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंच जा रही है, और इसका माध्यम क्या क्या हो सकता है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्र पत्रिकाएं जैसे कि मैगजीन वगैरह होती हैं। और आज के समय में मोबाइल है, सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हमें सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न था। जितने प्रश्न आप देख रहे हो सब पूछे ही हुए हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्थिति प्रज्ञ क्या है। दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं आता है, उद्वेग नहीं होता, और न ही जो सुख की लालसा रखता है, तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वह मनुष्य स्थिति प्रज्ञ है। ठीक है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता है, और सुख की कोई लालसा, जो सुख की लालसा रखता था, जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वही स्थिति क्या कहलाती है। प्रज्ञ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहिरंग योग कौन कौन से हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग यानी कि बाहरी साधन है। ठीक है, योग के बहिरंग। तो याद रखिएगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये टोटल कितने हैं, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतरंग योग कौन कौन से हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि। और ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये अंतरंग में धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध से ध्यान, और फिर लास्ट में समाधि, सबसे अंतिम में। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो एक्सपायर हो जाते हैं उनकी समाधि बनाई जाती है, तो समाधि सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है, बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग योग है। ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं आपको इस तरह से याद करने का जो ट्रिक है वो बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक नागरिक भाग लेता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीयकरण विधि क्या है। तो केंद्रीयकरण विधि में मन को एकाग्र व केंद्रित करना पड़ता है, जिससे मन की चंचलता दूर हो जाए। विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन न करूं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी देखिए पूछा हुआ ही प्रश्न है। प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन से व्यक्तिक कौशल विकसित किया जाना चाहिए। तो संचार का कौशल, समस्या समाधान का कौशल, मध्यस्थता करने का कौशल, यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई बहस हो गई है तो कैसे हम उस विवाद को खत्म कर सकते हैं, तद अनुभूति, समूह कार्य एवं सहयोग, वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल और तनाव प्रबंधन का कौशल, ये सब प्रभावी शांति निर्माता हेतु जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करिए। तो पहला है, परिवार से ही बच्चे का चरित्र बनता है, परिवार के सदस्यों का आचरण। दूसरा है, टेलीविजन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा। तीसरा है, पुरस्कार एवं दंड। और चौथा है, विद्यालय का सहयोग। 2019 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, एडीजी, एसडीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास के लक्ष्य। तो एसडीजी का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो शांति शिक्षा से आशय उस स्थिति या उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को शांति से सहज प्रवृत्ति, जो व्यक्ति के अंदर शांति और सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। और इसका तात्पर्य यह है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना।
क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से आलपोर्ट द्वारा की गई परिभाषा को विस्तृत और महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का वह गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। और जो व्यक्तित्व की परिभाषा है वो आलपोर्ट की ही सर्वमान्य मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी हैं? तो कक्षा का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट अच्छे से करना, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन करवाना, नियमों का संशोधन जहां जरूरी लगे वहां उन नियमों को चेंज भी करना, कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति यानी कि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनका भी ख्याल रखना, शिक्षण एवं शिक्षणेतर कार्यक्रमों का आयोजन यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना, अभिभावकों का सहयोग और लास्ट में आता है पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको आप एकदम याद कर लीजिए। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और लास्ट में है स्नायु विकृति। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है। देश की भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास यानी कि कोई जो बहुत धनी है वो धनी होता जा रहा है, जो बहुत गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, और सभी को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिलना ये भी कारण है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक तरह की आने वाली बाधा ही है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में बाधक हैं। ठीक है, और हर जगह भ्रष्टाचार है, प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, ये भी एक तरह से राष्ट्रीय एकता में आने वाला बाधक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, इन गतिविधियों के वजह से भी राष्ट्रीय एकता में एक तरह से बाधा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? तो योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें अष्टांग योग, इसे ही हम अष्टांग योग कहते हैं। इसमें से प्रथम जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग कहलाते हैं, अभी आपने देखा। और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन कहलाते हैं योग के। ठीक है, तो इन योगांगों के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या आदि भावों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति के अंतर मन को शांति प्राप्त होती है। इसीलिए योगा करने के लिए हमें बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, ये सब एक प्रकार से हिंसा के क्या है, प्रकार हैं। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 26 है, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों और सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। 2017-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 है, योग के 8 अंग कौन से हैं? अभी आपने देखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान यहाँ पर होगा, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस तरह से यहाँ पर इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसके अंतर्गत देखिए, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट जो आज के समय में सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है। इसके अलावा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उनके कार्य, व्यवहार व आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ हो। और यही रीजन है कि हम लोगों को शांति शिक्षा लास्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है कि इसे हम याद रखें, हमेशा के लिए याद रखें कि अगर शांति शिक्षा का पाठ हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो एक दूसरे से मिलकर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का ख्याल रखना,
ये हम बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इतने क्वेश्चन आप लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेगी हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। जय हिंद।